देखो, नेक्स्ट आपकी सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। इस नहर परियोजना का प्राचीन जो नाम था, पहले इस नहर परियोजना को राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। पहले इसका नामकरण था राजस्थान नहर, पर 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया और देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसके नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। इसका जो प्राचीन नाम था पहले, वो प्राचीन नाम राजस्थान नहर था। कब परिवर्तन हुआ? तो 2 नवंबर 1984 को। ये इंदिरा गांधी जो नहर है, राजस्थान की लाइफलाइन कहलाती है, जीवन रेखा। राजस्थान की लाइफलाइन जीवन रेखा इस इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें तो ये इंदिरा गांधी नहर, जिसका निर्माण राजस्थान में 3 चरणों के माध्यम से हुआ, और इसका जो विचार सबसे पहले आया कि राजस्थान का ये जो भाग है, यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का, जो पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले राज्य सरकार ने मरुस्थल घोषित कर रखे। उन मरुस्थलीकृत जिलों में पानी लाने की एक पहल बीकानेर रियासत थी, और उस बीकानेर रियासत के एक सिंचाई अभियंता थे जिनका नाम था कंवर सेन। बीकानेर रियासत में एक सिंचाई अभियंता, मतलब सिंचाई डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर थे रियासत के, बीकानेर रियासत में, उनका नाम था कंवर सेन। इस कंवर सेन के मस्तिष्क में ये विचार आया कि क्यों ना इस मरुस्थल के भूभाग में पानी लाया जा सकता है, और अपना विचार इस कंवर सेन ने इस बीकानेर रियासत के राजा थे, राजा का नाम था बीकानेर रियासत के राजा जिनका नाम था गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के सामने अपना विचार प्रकट कर दिया, अपना विचार रख दिया कि मैं इस पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा कर सकता हूँ। महाराजा गंगा सिंह ने सोचा इससे भला काम क्या होगा, जब पश्चिमी राजस्थान जो सूखाग्रस्त है, अगर उसमें पानी आ जाए तो इससे अच्छा काम क्या होगा। इसने अपनी पूरी प्लानिंग गंगा सिंह के सामने बताई। गंगा सिंह सहमत हुए तो गंगा सिंह जी ने, महाराजा गंगा सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, क्योंकि राजा तो ये थे। केंद्र सरकार ने भी पानी की आवश्यकता को देखते हुए इसको मंजूरी प्रदान कर दी। जब मंजूरी प्रदान की तो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन एक गृह मंत्री थे जिनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। इस गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी आधारशिला रख दी। इंदिरा गांधी नहर बनाने की आधारशिला उद्घाटन किया वो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, क्योंकि उस समय ये गृह मंत्री के पद पर थे। जब इसका उद्घाटन किया तो निर्धारण हुआ कि सतलज और व्यास, जो वर्षवाहिनी नदी है, हिमालय की नदी है जो हमेशा बहती हैं, उनका पानी पश्चिमी राजस्थान तक लाया जाएगा। आप देखते हो कि ये एक सतलज नदी है, जो सतलज नदी राक्षसताल झील से निकलती है। तिब्बती क्षेत्र में राक्षसताल जो झील है, उस राक्षसताल झील से इस नदी का उद्गम होता है, और ये सतलज नदी राक्षसताल झील से निकलने के बाद हिमालय की 3 शाखाओं को पार करती है, और हिमालय की वहद, लघु और उप हिमालय को पार करने के बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से बहती हुई ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब की सीमा में आती है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के एक स्थान है जिसको बोलते हैं व्यासकुंड। हिमाचल प्रदेश में ही व्यासकुंड नामक स्थान है। उस व्यासकुंड से व्यास नदी निकलती है भाई, और व्यास नदी व्यासकुंड से निकलने के पश्चात इस व्यासकुंड से व्यास नदी निकली, और हिमाचल प्रदेश के बाद ये भी नदी पंजाब में पहुंचती है, और पंजाब में सतलज और व्यास दोनों नदियों का एक संगम होता है, जिस स्थान का नाम है हरिके। कौन सा स्थान है? हरिके। ये हरिके स्थान कपूरथला एक जिला है, पंजाब का जिला है। कौन सा? कपूरथला। इस कपूरथला जिले में हरिके नामक एक स्थान है, और इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर एक वैराज बांध बनाया गया, जिसका आज वर्तमान नाम हरिके वैराज बोलते हैं।
इस हरीके बैराज जो बांध है, इससे राजस्थान की लाइफलाइन जीवन रेखा इस इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। तो उद्गम स्थल कौन सा बांध हुआ? हरीके बैराज। इस हरीके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो राजस्थान में, यहां जिला पड़ता है, जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के और गंगानगर जिले पर दो गांव है, खारगाम और खरुक्का गांव। कौन कौन से गांव है? खारगाम और खरुक्का गांव। यहां हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड, मसीतावली हेड, इंदिरा गांधी नहर हरीके बैराज बांध से निकाली गई। किन किन नदियों से निकाली गई है? तो किन किन नदियों का पानी आता है? एक तो सतलज है और दूसरी नदी कौन सी है? व्यास। सतलज और व्यास नदी जहां कपूरथला पंजाब के हरीके नामक स्थान पर मिलती हैं, वहां हरीके बैराज बांध से राजस्थान की लाइफलाइन इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो हनुमानगढ़ जिले के इस मसीतावली हेड पर प्रवेश करती है। राजस्थान में इस इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण कितने चरणों में किया गया? तो 3 चरणों के अंदर। 3 चरण में, प्रथम चरण के अंदर अगर इसके निर्माण की बात करें तो पहले चरण में इसका निर्माण हुआ था। वो पहले चरण में निर्माण इस मसीतावली हेड पर सबसे पहले पानी छोड़ा गया, यहां से लेकर, और यहां बीकानेर पड़ता है। इस बीकानेर का एक स्थान है जिसको बोलते हैं पुंगल। पुंगल एक भेड़ की नस्ल भी है। पुंगल स्थान विशेष का नाम भी है। पहले चरण में ये मसीतावली हेड से लेकर और पुंगल बीकानेर तक इसका निर्माण कार्य किया गया। सेकंड, दूसरे चरण में इस इंदिरा गांधी नहर का दूसरे चरण में जो निर्माण कार्य हुआ, वो पुंगल से लेकर यहां जैसलमेर पड़ता है, और जैसलमेर का स्थान है जिसको बोलते हैं मोहनगढ़। दूसरे चरण में ये मोहनगढ़ तक निर्माण हुआ। तीसरे चरण में मोहनगढ़ से लेकर इसका यहां बाड़मेर में, बाड़मेर का स्थान है जिसको बोलते गडरा रोड। तो ये गडरा रोड इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल कौन सा है? गडरा रोड। गडरा रोड बाड़मेर तक विस्तृत है ये इंदिरा गांधी नहर, और इस इंदिरा गांधी नहर की कुल जो लंबाई है, कुल इस इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, मतलब हरीके बैराज बांध से लेकर गडरा रोड तक, इसके अंतिम गंतव्य स्थल तक इसकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर ये इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है। ये राजस्थान में 3 चरणों के माध्यम से इसमें पानी छोड़ा गया। राजस्थान में इसका प्रवेश स्थल पूछा जाए तो कहाँ है? मसीतावली है। इसका अंतिम गंतव्य स्थल पूछा जाए तो गडरा रोड। भाई इस 3 चरणों के माध्यम से निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया, परंतु जब पहला चरण बनाया गया और पहले चरण बनाते ही, इस चरण बनाते ही इसमें जब पहली बार पानी छोड़ा, तो यहाँ का भूभाग, जो रास्ता बनाया था, जैसे ही पानी छोड़ा तो वो रास्ते बड़े होने लगे। जो पेटा इंदिरा गांधी का तैयार किया गया था उसमें वो बड़ा होने लग गया, क्योंकि रेतीला भूभाग था, मिट्टी का इतना कटाव हुआ कि वो मिट्टी के रास्ते ही बड़े होने लगे। पानी का बहाव आगे की तरफ ने जाकर वहीं फैलता हुआ एक दलदल तैयार होने लग गया। इस एक समस्या बन गई जिसको इंदिरा गांधी नहर में इस समस्या का जो नामकरण करते हैं, वो समस्या का नामकरण, ये एक समस्या थी जिसको सेम का समस्या नाम दिया। क्या नाम दिया? सेम की समस्या। इस सेम की समस्या के निवारण हेतु इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था? जिप्सम। जब उस दलदल पानी के बहाव को आगे बढ़ाने के लिए इस इंदिरा गांधी नहर में क्या डाली गई थी? और एक पेड़ भी लगाए थे, सफेदा के पेड़। सफेदा का पौधरोपण भी किया गया। इस कार्य को एक नाम दिया गया था जिसका नाम है रजाद कार्य। इंदिरा गांधी नहर में यह कार्य किया गया कि बड़े समर्पण भाव से पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें वन सेना का क्या किया गया? गठन। आज तक कभी भी किसी भी परियोजना में
पूरे वर्ल्ड में किसी वन सेना का गठन नहीं हुआ। एकमात्र ये इंदिरा गांधी नहर ऐसी थी जिसमें वन सेना का क्या किया गया था, गठन। और बड़े समर्पण भाव के साथ इस वन सेना ने इसमें पौधरोपण का कार्य किया था। पौधरोपण का जो कार्य किया, उस पौधरोपण के कार्य को रजाद कार्य बोलते हैं। तो रजाद कार्य किस नहर परियोजना में हुआ था? इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी नहर जिसमें जब इसमें पानी छोड़ा गया और सेम की समस्या उत्पन्न हुई और सेम की समस्या के निवारण हेतु इसमें जिप्सम और सफेदा के पेड़ लगाए गए थे। इसमें वन सेना का गठन हुआ, रजाद कार्य भी इसी के अंदर हुआ। इस इंदिरा गांधी नहर के अंदर जब पानी छोड़ा गया तो कुछ स्थान इतने ऊंचाई पर थे कि इस ऊंचाई वाले स्थान तक पानी नहीं पहुंचा। तो उस ऊंचे स्थान तक पानी पहुंचाने के लिए इस इंदिरा गांधी नहर में कुल लिफ्ट नहरें लगाई गई। इसमें कुल लिफ्ट नहरों से 60 फीट पानी को ऊपर उठा दिया। 60 फीट पानी को ऊपर उठाने के लिए इसमें कुल लिफ्ट नहर लगाई गई और कुल लिफ्ट नहरों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7। कुल 7 लिफ्ट नहरें लगाई गई थी जिनके आज नामकरण है अलग अलग। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, रामदेव लिफ्ट नहर। जैसे जिस क्षेत्र में गई, जैसलमेर के क्षेत्र में रामदेव के नाम पर लिफ्ट नहर का नाम दे दिया। ऐसे कुल 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया इस इंदिरा गांधी नहर में। और 7 लिफ्ट नहरों में अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है जिसका नाम है कंवरसेन। कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है, कंवरसेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर में सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जिसका नाम है बांगड़सर। बांगड़सर लिफ्ट नहर सबसे छोटी है और कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। इसमें 7 लिफ्ट नहर है। 8वीं लिफ्ट नहर जैसलमेर में निर्माणाधीन हुई थी। इस इंदिरा गांधी नहर में कुल 9 वितरिकाएं भी हैं। इन 7 लिफ्ट नहर और 9 वितरिकाओं के माध्यम से संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान के इस भूभाग में पानी छोड़ दिया गया और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के इस पश्चिमी भूभाग के इस लगभग जिलों में पानी पहुंच गया। परंतु बाड़मेर के गडरा रोड तक पानी पहुंचा। बाड़मेर की इसके बाद एक मुख्य तहसील रह गई जिसका नाम था गुड़ामलानी, उसमें पानी नहीं पहुंचा। और एक जिला रह गया इससे नीचे जिसका नाम था जालोर। बस ये जालोर। उसके बाद सिरोही में तो क्लाइमेट के आधार पर सिरोही को मरुस्थलीकृत जिला घोषित नहीं किया गया, क्योंकि सिरोही में वातावरण के अकॉर्डिंग सिरोही सम परिस्थिति का जिला, इसलिए सिरोही को छोड़कर 12 जिले मरुस्थल घोषित किए गए। पश्चिमी राजस्थान में कुल जिले 13 थे। अब बचा कौन? बाड़मेर का आधा हिस्सा और संपूर्ण जिला रह गया कौन सा? जालोर। इसमें पानी नहीं पहुंचा। तो उसमें पानी पहुंचाने के लिए एक और नहर लाए गए जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। वो नर्मदा नदी से, ये नर्मदा नहर परियोजना है एमपी, यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला है। उसकी एक स्थानीय पहाड़ी है जिसको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ये अमरकंटक की पहाड़ी एमपी में अमरकंटक की जो पहाड़ी है, इससे नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात जब मध्य प्रदेश में बहती है तो यहाँ देखो एमपी में गांधी सागर बांध भी बनाए, एमपी में इस पर जबलपुर जलाए, उसमें इस पर धुआंधार जलप्रपात भी बनाए। एमपी मध्य प्रदेश के बाद ये नदी नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी गुजरात की सीमा में जाती है और यहाँ गुजरात लगता है। इस गुजरात की सीमा में बडौच नामक एक स्थान है, बडौच। इस बडौच नामक स्थान पर इस नर्मदा नदी पर एक बांध बना है जिस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। गुजरात के बडौच नामक स्थान पर जो डैम है उसको बोलते हैं सरदार सरोवर डैम, बांध है। इस बांध से
राजस्थान के लिए नर्मदा नदी के नाम पर ही नर्मदा क्या निकाली गई, नहर। और ये नर्मदा जो नहर है, ये नर्मदा नहर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों की संयुक्त साझी परियोजना है। तीनों की संयुक्त साझी परियोजना जो नर्मदा नहर परियोजना है, इसकी कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। 532 किलोमीटर यहाँ सरदार सरोवर बांध से लेकर और राजस्थान में ये 532 किलोमीटर ऐसी नहर परियोजना जिसमें सिंचाई कार्य जो किया गया था वो एकमात्र ऐसी परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा कार्य हुआ। आज तक राजस्थान में एक भी ऐसी सिंचाई परियोजना नहीं जिसमें फव्वारा पद्धति इस्तेमाल की गई हो। एकमात्र ये नर्मदा नहर परियोजना ऐसी जिसमें फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई कार्य किया गया। ये नर्मदा नहर की कुल लंबाई यहाँ सरदार सरोवर से और जालोर जिले की एक तहसील है जिस तहसील का नाम है सांचौर। कौन सी तहसील है, सांचौर। सांचौर तहसील के गांव का नाम है सीलू गांव। इस सीलू गांव पर सबसे पहले इसमें पानी छोड़ा गया था। उद्गम हुआ सरदार सरोवर बांध से जो बड़ौच गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। यहां से निकाली गई 532 किलोमीटर, ये राजस्थान में तक 532 किलोमीटर की नहर परियोजना है जो राजस्थान के 2 जिलों को जलापूर्ति करती है। एक जिला जालोर और दूसरा जिला कौन सा है, बाड़मेर। इस जालोर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में सबसे पहले पानी छोड़ा गया था। और पानी छोड़ा, वो छोड़ा किसने था इसकी वसुंधरा राजे सिंधिया थी 27 मार्च 2008। इस 27 मार्च 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया, इस वसुंधरा राजे सिंधिया जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कर कमलों से 2008 में 27 मार्च के दिन इस सीलू गांव में इनमें पानी छोड़ा गया था। राजस्थान के 2 जिलों को पिछली बार शिक्षक भर्ती में सेकंड ग्रेड वाली में 2 बार क्वेश्चन यहीं से उठा कि किन 2 जिलों को सर्वाधिक पानी मिलता है, तो जालोर और बाड़मेर। अगले ही दिन दूसरी एग्जाम हुई, सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम थी, तो उसमें पूछा गया कि किन 2 तहसीलों को सर्वाधिक पानी मिलता है। तो देखो ये सांचौर जालोर के सीलू गांव पर प्रवेश करती है और जालोर और बाड़मेर तक इसका पानी पहुंचता है। बाड़मेर की जिस तहसील को गुड़ा मलानी तहसील है बाड़मेर की और सांचौर तहसील है जालोर की। 2 जिला जालोर और बाड़मेर को सर्वाधिक पानी प्राप्त होता है। 2 तहसील, एक तो गुड़ा मलानी और दूसरी तहसील कौन सी, सांचौर। सांचौर जालोर की, गुड़ा मलानी बाड़मेर की, दोनों तहसील, दोनों जिलों को इससे क्या मिलता है, पानी। अब ये जो क्षेत्र है जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, मतलब मारवाड़ का हिस्सा है। जालोर और बाड़मेर दोनों मारवाड़ का हिस्सा है। इसलिए ये जो नर्मदा नहर है, इस नर्मदा नहर को मारवाड़ की क्या बोलते हैं, भागीरथी। ध्यान रखना, नर्मदा जो नहर है, इस नर्मदा नहर को मारवाड़ की बोलते हैं भागीरथी। मारवाड़ की भागीरथी। मारवाड़ की भागीरथी किस नहर परियोजना को कहते हैं, तो मारवाड़ की भागीरथी किस नहर परियोजना को बोलते हैं। राजस्थान की भागीरथी पूछे तो गंग नहर, राजस्थान का भागीरथ पूछे तो महाराजा गंगा सिंह को बोलते हैं। अगर मारवाड़ की भागीरथी पूछे तो नर्मदा नहर परियोजना। ये नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी से निकाली गई है। 532 किलोमीटर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई, जो 532 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। राजस्थान में सीलू गांव सांचौर तहसील जालोर पर प्रवेश करती है और जालोर और बाड़मेर 2 जिलों को संपूर्ण पानी पहुंचाती है। बाड़मेर की सर्वाधिक किस तहसील को पानी मिलता है, तो गुड़ा मलानी, और जालोर की किस तहसील को मिलता है, सांचौर। मारवाड़ की क्या बोलते हैं, भागीरथी। तो इस तरीके से ये संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंच गया। आज पूर्वी राजस्थान भगवान के भरोसे, पर पश्चिमी राजस्थान में नित्य वाहिनी, वर्ष वाहिनी, वो हिमालय से बर्फ से पिघलता हुआ पानी आज पश्चिमी राजस्थान में सतत रहता है। इसलिए दिन प्रतिदिन पश्चिमी राजस्थान का क्लाइमेट बदलता जा रहा है।
पश्चिमी राजस्थान का दिन प्रतिदिन वहाँ पर पौधरोपण बढ़ रहा है, वहाँ पे फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। आपको संकेत मिला कि बाड़मेर में बाढ़ तक के संकेत बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ दिन प्रतिदिन क्लाइमेट बदलता है, इसलिए वहाँ सब चीज़ सम परिस्थितियों में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगी, क्योंकि जहाँ जल है तो जीवन भी संभव है, और जब जल के साथ साथ बहुत सारा क्लाइमेट वातावरण भी परिवर्तन होता है। तो आज पश्चिमी राजस्थान में इन नहर परियोजनाओं के माध्यम से एक ऐसी हरी भरी भूमि तैयार होने जा रही है। तो वो इस तरीके से ये 2 नहर परियोजनाएं अपेक्षा करता हूँ समझ में आई होगी। सिद्धम क्लासेज के साथ न्यू बैच अभी स्टार्ट किया है, तो आप सब लोग जुड़े, और यही है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। मैं दिलीप शर्मा आपको धन्यवाद देने का काम करता हूं सर।